हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म का पार्ट 2। इसके पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी जो कि पार्ट 1 थी, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद। उस पार्ट में हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब हम इस वीडियो में देखेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। After 1848, nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution. 1848 के बाद यूरोप में नेशनलिज्म का मतलब बदल गया। पहले लोग डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और रेवोल्यूशन क्रांति के लिए लड़ते थे, लेकिन बाद में नेशनलिज्म का यूज़ किंग और कंजर्वेटिव लीडर ने अपनी पावर बढ़ाने के लिए किया। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट वेर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स प्रमोटिंग स्टेट पावर। कंजर्वेटिव रूलर लोगों ने देशभक्ति के इमोशन का करके अपनी गवर्नमेंट और आर्मी को और पावरफुल बनाना चाहते थे। जर्मनी और इटली पहले बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स में बटे हुए थे। धीरे धीरे सब स्टेट्स मिलकर एक देश बन गए। 1848 में जर्मनी के एजुकेटेड और मिडिल क्लास लोग चाहते थे कि सब जर्मन स्टेट मिलकर एक कंट्री बन जाए, लेकिन किंग और आर्मी ने इस मोमेंट को फोर्स से दबा दिया। प्रुशिया टुक लीडरशिप ऑफ जर्मनी यूनिफिकेशन। अब जर्मन को यूनाइट करने की जिम्मेदारी प्रुशिया नाम के सबसे पावरफुल स्टेट ने ले ली। प्रुशिया के चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क ने जर्मनी को एक करने का प्लान बनाया। इसी वजह से उन्हें जर्मनी का आर्किटेक्ट कहा जाता है। जर्मनी सिर्फ स्पीचेस से यूनाइट नहीं हुआ था, आर्मी और गवर्नमेंट ऑफिसर ने मिलकर जर्मनी को यूनाइट किया। जर्मनी को यूनाइट करने के लिए प्रुशिया ने 3 वॉर लड़े, डेनमार्क से, ऑस्ट्रिया से और फ्रांस से। हर वॉर में प्रुशिया जीता। 1871 में विलियम फर्स्ट को जर्मनी का पहला एम्परर केसर बना दिया गया। जर्मनी के एम्परर बनने की सेरेमनी फ्रांस के वर्साइल्स पैलेस में हुई। ये फ्रांस के लिए बहुत बड़ा इंसल्ट था। जर्मनी से यूनाइट होने के बाद सबसे ज़्यादा पावर प्रुशिया के पास थी। में नए लॉज बनाए गए, एक करेंसी, बेटर बैंकिंग, मॉडर्न कोर्ट्स सब शुरू कर दिए गए। इसमें आप लोग जर्मनी, प्रुशिया सारे कंट्रीज़ देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इटली को कैसे यूनिफाइड किया गया। इटली भी जर्मनी की तरह कई छोटे स्टेट्स में डिवाइड था। 19वीं सेंचुरी के बीच इटली 7 स्टेट में डिवाइड था। सर्दिया पीडमोंट पर इटालियन रूलर्स का रूल था, बाकी स्टेट्स पर ऑस्ट्रिया, पोप और स्पेन का कंट्रोल था। इटली में एक कॉमन लैंग्वेज भी नहीं थी। हर रीजन अलग अलग लैंग्वेज या डायलेक्ट बोलता था। गुसेपी मैज़िनी एक ग्रेट नेशनलिस्ट थे। उनका सपना था कि पूरा इटली एक कंट्री बन जाए। इटली उन्होंने यंग इटली नाम की सीक्रेट सोसाइटी बनाई। इसका एम इटली को यूनाइट करना था। 1831 और 1848 के रेवोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। इटली को यूनाइट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्दिनिया पीडमोंट ने ले ली थी। काउंट केवर सर्दिनिया पीडमोंट के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने डिप्लोमेसी का यूज़ करके इटली को यूनाइट किया। फ्रांस की हेल्प से ऑस्ट्रिया को हरा दिया गया। इसके बाद इटली के कई स्टेट यूनाइट हो गए। गुसेपी गैरिबाल्डी ने रेड शर्ट नाम के वॉलंटियर्स के साथ साउथ इटली जीत लिया। 1961 में विक्टर इमैनुअल सेकेंड यूनाइटेड इटली के पहले किंग बने। 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकेंड यूनाइटेड इटली के पहले किंग बने। उस समय बहुत लोग अनपढ़ थे, उन्हें नेशनलिज्म या इटली का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता था। कई लोग तो सोचते थे कि ला इटालिया किंग की वाइफ का नाम है। पिक्चर में आप देख सकते हैं इटली का यूनिफिकेशन, सभी स्टेट्स को मिला के एक इटली को बनाया गया। अब हम देखते हैं द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। जर्मनी और इटली की तरह ब्रिटेन में रेवोल्यूशन नहीं हुआ। ब्रिटेन धीरे धीरे एक नेशन बना था। पहले लोग खुद को ब्रिटिश नहीं कहते थे, वो इंग्लिश, स्कॉटिश, वेल्श या आयरिश कहते थे। इंग्लैंड सबसे पावरफुल हो गया। उसने बाकी रीजन पर कंट्रोल करना शुरू किया। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बने। स्कॉटलैंड की लैंग्वेज और कल्चर को दबा दिया गया, इंग्लिश कल्चर को प्रमोट किया गया। 1801 में आयरलैंड को भी ब्रिटेन में मिला दिया गया। ब्रिटिश सिंबल को प्रमोट किया गया। पूरे ब्रिटेन में यूनियन जैक, इंग्लिश लैंग्वेज, नेशनल एंथम को प्रमोट किया गया। विजुअलाइजिंग द नेशन, आर्टिस्ट गैव अ फेस टू द नेशन। आर्टिस्ट ने देशों को एक इंसान की तरह दिखाना शुरू किया ताकि लोग अपने देश से इमोशनली जुड़ सकें। देश को एक औरत के रूप में दिखाया गया। इस सिंबॉलिक इमेज को एलिगोरी कहते हैं। मारियाना फ्रांस का नेशनल सिंबल थी। उसके सिंबल
रेड कैप, ट्राई कलर फ्लैग और कॉकेड ये लिबर्टी और रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करते थे। जर्मनी का नेशनल सिंबल थी। उसके सिंबल थे ओक लीव्स का क्राउन को दर्शाता है, स्वॉर्ड पावर को, और ब्लैक रेड गोल्ड फ्लैग यूनिटी को दिखाता है। आप लोग इस इमेज में भी देख सकते हैं और इधर लिखा भी हुआ है। तो इन सभी चीज़ों ने ब्रिटेन को यूनाइट किया। इतने चैप्टर में हमने जर्मनी के आर्किटेक्ट ओटो वन बिस्मार्क को पढ़ा। जर्मन एम्परर 1871 में विलियम फर्स्ट को बनाया गया। जर्मनी यूनिफिकेशन वॉर डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस के बीच हुआ। यंग इटली के फाउंडर गुसेप मैज़ेनी को बनाया गया। इटली के प्राइम मिनिस्टर काउंट केवर थे। रेड शर्ट के लीडर गुसेप गैरिबाल्डी को बनाया गया। फर्स्ट किंग ऑफ इटली विक्टर इमैनुअल सेकेंड हुए। वहीं ब्रिटेन को फॉर्म किया गया एक्ट ऑफ यूनियन के तहत, जो कि 1707 में हुआ। ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखी, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एंड इम्पेरियलिज्म। By the last quarter of 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment. 19th सेंचुरी के लास्ट लगभग 1875 के बाद नेशनलिज्म पहले जैसा फ्रीडम, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी वाला आइडिया नहीं रहा। अब ये ज़्यादा नैरो और सेल्फिश हो गया। अलग अलग देशों के नेशनलिस्ट ग्रुप एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करते थे, अपने देश को सबसे पावरफुल बनाना चाहते थे, ज़रूरत पड़ने पर वॉर के लिए तैयार रहते थे। यूरोप के पावरफुल कंट्रीज़ दूसरे देशों के लोगों की नेशनलिज्म की फीलिंग का यूज़ अपने फ़ायदे के लिए करते थे। इसे वो अपना एम्पायर और बड़ा बनाना चाहते थे। The most serious sources of nationalist tension in Europe after 1871 was Balkans. 1871 के बाद यूरोप में सबसे ज़्यादा टेंशन बल्कन्स एरिया में थी। बल्क ऐसा रीजन था जहाँ बहुत अलग अलग जाति यानी एथनिक ग्रुप और कल्चर्स के लोग रहते थे। इसमें आज के रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, सर्बिया जैसे कई कंट्रीज शामिल थी। का बहुत बड़ा हिस्सा ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। जब रोमांटिक नेशनलिज्म फैला और ऑटोमन एम्पायर कमज़ोर होने लगा, तब बल्कन्स में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। एक एक करके बल्कन्स के देशों ने ऑटोमन एम्पायर से आज़ादी ले ली। बल्कन्स के लोग कहते थे कि हम अलग नेशन हैं, इस इंडिपेंडेंट कंट्री मिलनी चाहिए। वो अपनी हिस्ट्री के एग्जाम्पल देकर बताते थे कि पहले भी हम इंडिपेंडेंट थे। इसलिए उनके लिए फ्रीडम स्ट्रगल का मतलब था अपनी पुरानी आज़ादी को दोबारा पाना। अलग सैल्विक ग्रुप्स अपनी पहचान और इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने लगे, तब बल्कन्स कॉन्फ्लिक्ट के सेंटर बन गए। बल्कन्स के कंट्रीज़ एक दूसरे से जलन रखते थे। हर कंट्री दूसरे की लैंड पर कब्ज़ा करके अपना एरिया बढ़ाना चाहती थी। सिर्फ बल्कन्स के कंट्रीज़ ही नहीं, यूरोप की बड़ी पावर्स भी यहाँ अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रही थी। यूरोपियन कंट्रीज़ ट्रेड, कॉलोनीज़, नेवी और मिलिट्री पावर में एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे। इसी कंपटीशन की वजह से वॉर हुए और आखिर में 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें मैप ऑफ ब्रिटिश एम्पायर है। ब्रिटिश यानी इंग्लैंड, आज का इंग्लैंड आप लोग मैप पे देख सकते हैं, ये रेक्टेंगल में दिया हुआ है। ये मैप ब्रिटिश एम्पायर की पावर को दिखाता है। ऊपर एंजल्स फ्रीडम का बैनर पकड़े हुए हैं, बीच में ब्रिटानिया ग्लोब पर बैठी है। कॉलोनीज़ को टाइगर, एलिफेंट, फॉरेस्ट और नेटिव लोगों के थ्रू दिखाया गया है। इस मैप का मैसेज है कि ब्रिटेन अपनी नेशन, प्राइड और एम्पायर पर बहुत गर्व करता था। नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म एक साथ आए तो यूरोप को 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे डिज़ास्टर का सामना करना पड़ा। यूरोप के कॉलोनीज़ वाले देश अब यूरोपियन रूल के खिलाफ खड़े होने लगे। मूवमेंट का मेन एम अपने देश को आज़ाद करना, इसलिए ये नेशनलिस्ट मूवमेंट थे। हर कॉलोनी अपना इंडिपेंडेंट नेशन बनाना चाहती थी। लोग एक नेशन के रूप में मिलकर फ्रीडम के लिए लड़ने लगे। हर कंट्री ने यूरोप जैसा नेशनलिज्म कॉपी नहीं किया। हर देश ने अपनी हिस्ट्री, कल्चर और सिचुएशन के हिसाब से नेशनलिज्म को डेवलप किया। धीरे धीरे पूरी दुनिया ने मान लिया कि हर नेशन का अपना इंडिपेंडेंट कंट्री, नेशन स्टेट होना चाहिए। तो ये था आज का चैप्टर। इसमें कॉजेज़ ऑफ बल्कन कॉन्फ्लिक्ट देख लेते हैं। पहला है ऑटोमन एम्पायर बिकेम वीक। सेकेंड है राइज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म, डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस, राइवलरी अमंग बल्कन स्टेट, कंपटीशन अमंग यूरोपियन पावर। इसका रिजल्ट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 में हुई। अगर नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म जो भी हमने पढ़ा इसके बारे में पढ़े तो नेशनलिज्म बिकेम एग्रेसिव, यूरोपियन कंट्रीज एक्सपैंडेड कॉलोनीज स्टार्टेड फ्रीडम मूवमेंट, नेशन स्टेट आइडिया स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड।
चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 10th हिस्ट्री के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सभी जो पॉइंट्स मैंने बताए ये सबसे एक ना एक क्वेश्चंस तो आपके एग्ज़ाम्स में देखने को मिलता है। अगर इस चैप्टर के कंक्लूजन की बात करें तो इस चैप्टर से हमें पता चलता है कि नेशनलिज्म ने यूरोप की हिस्ट्री को कम्प्लीटली बदल दिया। शुरुआत में नेशनलिज्म का एम था फ्रीडम, इक्वालिटी और डेमोक्रेसी, जिससे लोग अपने देश को एक यूनाइटेड नेशन बनाना चाहते थे। इटली और जर्मनी जैसी कंट्री का यूनिफिकेशन हुआ और कई देशों ने फॉरेन रूलर्स से आज़ादी पाई, लेकिन धीरे धीरे नेशनलिज्म एग्रेसिव बन गया और इम्पीरियलिज्म दूसरे देशों पर कब्जा करने लगा। इसी वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच कंपटीशन और राइवलरी बढ़ गई। सबसे ज़्यादा टेंशन बल्कन रीजन में हुई, जहां अलग अलग कंट्रीज़ और यूरोपियन पावर अपना कंट्रोल जमाना चाहती थी। इसी राइवलरी ने आखिरकार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 का रास्ता तैयार किया। दूसरी तरफ यूरोपियन कॉलोनीज़ जैसे इंडिया और एशिया, अफ्रीका के कई देशों ने भी नेशनलिज्म से प्रेरणा लेकर अपनी फ्रीडम मूवमेंट शुरू की। इस तरह नेशनलिज्म सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया में फैल गया। तो दोस्तों, नेशनलिज्म एक पावरफुल फोर्स थी। इसने एक तरफ नए नेशन स्टेट्स बनाए और लोगों को फ्रीडम दिलाई, लेकिन जब ये इम्पीरियलिज्म और एक्सट्रीम नेशनलिज्म से जुड़ गया तो इसने वॉर और डिस्ट्रक्शन भी लाया। दोस्तों, ये था आपका हिस्ट्री का चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उम्मीद है आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके पहले भी हमने एक वीडियो डाली थी। अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।